देखो उत्सव आपने राज्य के किए हैं, लोक पर्व कहते हैं इनको। लोक पर्वों में सबसे पहले प्रकार के पर्वों को हमारे राज्य में कहते हैं संक्रांति। उत्तराखंड में हिंदी जो महीने हैं, हिंदी महीनों में हर महीने का डे 1 पहली तारीख जो है उसको संक्रांति कहते हैं, है ना, संक्रांत बोलते हैं, संक्रांत। तो संक्रांति हमारे राज्य का पहला लोक पर्व हुआ। संक्रांति के बाद अपने टॉपिक किया और कोई लोक पर्व किए हैं कल, और आपने किया बग्वाल। बग्वाल दीपावली को भी कह देते हैं, दीपावली आगे करेंगे हम, दिवाली नहीं है। बग्वाल का मतलब पाषाण युद्ध, जब पत्थरों से युद्ध खेला जाए आपस में तब उसको नाम देते हैं बग्वाल। तो बग्वाल हमारे राज्य का हो गया दूसरे प्रकार का लोक पर्व। बग्वाल आज भी कहाँ खेली जाती है, तो देवीधुरा चंपावत में। इसके अलावा पुराने प्रश्नों को करोगे तो नौठा आदि बद्री में बग्वाल खेलते थे। इसके अलावा जो है और बग्वाल कहाँ, रून मेला लगता था पौड़ी में। फिर देखो उत्तराखंड का तीसरा लोक पर्व है, इसको बोलते हैं मौन। मौन एक बहुत बेसिक सा पर्व है, मैंने कल भी आपको थोड़ा बेसिक बताया ना कि देखो मौन के 3 रूप हैं जो गढ़वाल में मनाए जाते थे या है। पहला और सबसे कॉमन मौन जो है उसको बोलते हैं मच्छ मौन। मच्छ मौन में आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मच्छ मतलब मछलियों से संबंधित ये पर्व है। तो मच्छ मौन नाम का जो पर्व है वो यमुना नदी घाटी में मनाया जाता है। जितना भी उत्तराखंड में यमुना नदी है और उसकी सहायक नदी का जो क्षेत्र है वहां पर ये पर्व मनाया जाता है। करते क्या है, तो किसी भी पर्टिकुलर नदी को आप उठाओ, उस नदी में टिमरू, जानते हैं टिमरू, पहाड़ों में होता है पेड़ टिमरू, टिमरू की खाल निकाल के उससे पाउडर बना के और फिर उस पाउडर को नदी में डाल दो, उससे मछलियां बेहोश हो जाती है, और जब मछलियां बेहोश हो गई तब उनको पकड़ो आप। तो सब लोग मछली पकड़ने का एक पर्व मनाते हैं। तो ये पर्व लगभग यमुना नदी घाटी के हर एक क्षेत्र में मनाया जाता है। जितना भी यमुना नदी घाटी का एरिया है वहां पर मच्छ मौन का पर्व मनाया जाता है। पर कुछ कुछ मौन बड़े फेमस है। जैसे टिहरी जिले के अंदर जौनपुर में किस नदी पर मौन मेला लगता है? जौनपुर में एक नदी है, नदी का नाम है अगलाड़ नदी। तो जो अगलाड़ नदी का मौन है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगलाड़ नदी पर ही मौन मेले का आयोजन किया जाता है, अन्य स्थानों पर भी है। पर अगलाड़ नदी का मौन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये कहते हैं कि जब टिहरी रियासत चलती थी तो टिहरी रियासत में जो टिहरी के राजा होते थे ना, तो टिहरी के राजाओं के द्वारा यह मौन शुरू किया गया था। तो आप समझो कि जो जौनपुर का मौन है ना, अगलाड़ नदी का जो मौन है इसे कहते हैं राजमौन। राजमौन समझ रहे हैं, किसने स्टार्ट किया था? राजाओं ने स्टार्ट किया। आपको सीधा प्रश्न अगर यही आता है कि मौन मेला किस नदी पर लगता है, कोई कैटेगरी नहीं बनाई उसने, तो आप सीधा अगलाड़ कह दो। जौनपुर के अंदर अगलाड़ नाम की नदी है और वहां पर मौन मेले का आयोजन होता है। क्या करते हैं उसमें, तो भाई आप नदी में टिमरू की खाल का पाउडर डालो, उसके बाद मछलियां पकड़ो। मछली पकड़ने का जो पर्व है उसे कहते हैं मौन। अगर कोई कैटेगरी नहीं बनाई है और सीधा आपसे पूछा है कि मौन मेला कहां आयोजित किया जाता है, आप सीधा क्या कह देंगे? अगलाड़ नदी। ठीक है, जौनपुर के अंदर अगलाड़ नदी पर मौन मेले का आयोजन किया जाता है। अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो आप डायरेक्ट ये कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नदियां हैं। जैसे कालसी में एक नदी है, उसका नाम है अमलावगाड़। अमलावगाड़ या अमलाव नदी जो है ये कालसी में है। तो यहां पर भी एक स्पेसिफिक मौन है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, इसको बौद्धि का मौन कहते हैं, बौद्धि मौन। तो बौद्धि मौन कहां आयोजित होता है, तो कालसी में। ऐसे अलग अलग स्थानों पर है ना, ऐसा थोड़ी है कि मौन मेला है तो सिर्फ अगलाड़ नदी पर लगेगा। यह पर्व यमुना नदी घाटी में बहुत सारी नदियों पर आयोजित किया जाता था, लेकिन प्रसिद्धि जिस मौन को मिली है वो जौनपुर का मौन है, क्योंकि राजा के द्वारा वह मौन आयोजित किया जाता था। तो अब देखो मौन पहला पर्व है मच्छ मौन। मौन का पहला रूप है मच्छ मौन, जिसमें मछलियां पकड़ी जाती हैं। जौनपुर में अगलाड़ नदी पर इस उत्सव का आयोजन किया जाता है, राजमौन भी कह देते हैं उसे। और दूसरा मौन कहां पर लगता है? अमलावगढ़। ये पहला मौन था। ठीक है, पहले प्रकार का मौन, मौन का पहला रूप है जो गढ़वाल में आयोजित किया जाता है। फिर देखो दूसरा मौन जो है ना, इसको बोलते थे औधी का मौन। औधी का मौन, ठीक है, ये दूसरा है, मौन का दूसरा प्रकार है, इसको बोलते हैं औधी मौन। जैसे मच्छ मौन का संबंध मछली पकड़ने से है, वैसे ही हमारे राज्य में एक पर्व मनाया जाता है जिसको बोलते हैं औधी मौन। अब ये औधी मौन का मतलब क्या होता है, तो आपको ये बात पता है, आगे पढ़ोगे भी आर्ट एंड कल्चर में, कि जो यमुना नदी घाटी है, जब भी मैं कहूं यमुना नदी घाटी तो आप समझना जौनसार, जौनपुर, रवाई और बंगाण, ये चारों एरिया ना, जो उत्तरकाशी का पश्चिम वाला एरिया है वहां पर यमुना नदी फ्लो करती है, तो उसके आसपास के एरिया को बोलते हैं यमुना नदी घाटी। तो पहले के टाइम पे ना जौनसार, भाबर, रवाई ये वाले जो क्षेत्र थे वहां पर हर गांव का एक मुखिया होता था जिसको सयाना कहते थे, सयाना।
सुना है आपने वर्ड? जौनसार भाबर में पहले गांव का मुखिया जो है, प्रशासक जो है, वो सयाना कहलाता था। तो हर गांव का एक सयाना होता। तो मान लो कि ये हमारा गांव है, गांव नंबर 1, इसका सयाना मैं हूं। फिर ये गांव नंबर 2, उसका कोई सयाना है। गांव नंबर 3 ऐसा सयाना है। तो किस गांव का सयाना पावरफुल है, कौन सा गांव शक्तिशाली है, कैसे पता चलेगा? तो साल भर में, प्रत्येक साल में एक दिन डिसाइड करते, और उस एक दिन सयाना अपनी फौज लेकर के, मतलब एक बड़ा सा फील्ड, और उस फील्ड में जनता आ रखी है सब पूरे यमुना नदी घाटी के, और उसके बाद सयाना लोग अपनी शक्ति प्रदर्शन करते। जैसे सबसे पहले मैं सयाना गया तो मेरे पीछे मेरे गांव के जो भी मेरे होंगे फौजदार टाइप के लोग ना, वो चलेंगे। अब मैं चल रहा हूं और मेरे साथ पीछे चल रहे 3000 लोग, और खली जैसे बिल्कुल पावरफुल लोग। तो सब लोग देखेंगे ना, यार को गांव का सयाना भाई खतरनाक। एक आया गांव का सयाना, राजपाल यादव जैसे, इतना सा छोटा सा ना, और उसके साथ 15-20 आदमी चल रहे। तो ये वो खत्म है रे, खत्म है। तो ऐसे ये जो सयाना लोग थे ना, ये अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे। अब सयाना है नहीं, है नहीं मतलब उनके पास पावर है नहीं। तो जब सयाना शासन खत्म तो औधी का मौड़ भी खत्म। पर पहले पुराने टाइम पे इस मौड़ को आयोजित किया जाता था। तो क्यों फेमस है औधी का मौड़? तो आप लिखेंगे औधी का जो मौड़ था, इसमें जमींदारों के द्वारा, जो जमींदार होते थे, जमींदार का मतलब आप लिख सकते हो सियाना, ये लोग इसमें अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे। तो जमींदारों के द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन, जमींदार अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो जिस मेले में या जिस उत्सव में करते थे उसे कहते थे औधी मौड़। ये दूसरे प्रकार का मौड़ था। पहला मौड़ कौन सा? मच्छ मौड़, उसमें मछलियां पकड़ी जाती है। दूसरा मौड़ था औधी का मौड़। औधी का मौड़ में जमींदार लोग जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे। ठीक है, 2 मौड़ हो गए। तीसरा मौड़ जतरिया मौड़। जतरिया बहुत कॉमन वर्ड है। यात्रा सुनते हैं? यात्रा, यात्रा किसको बोलते हैं? यात्रा। कौन सी यात्रा? देवता की यात्रा। जब देवताओं की यात्रा हो तब उसको यात्रा कह देते हैं, अदरवाइज आप यात्रा कह लो। तो ये भी यमुना नदी घाटी के पर्व हैं सबके सब। तो आपको पता होगा कि यमुना नदी घाटी में या उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में देवताओं की यात्राएं निकाली जाती है। देवता की यात्रा निकालते हैं, यहां से देवता की यात्रा गई, वहां चली गई, वहां से वहां चली गई। तो कई सालों के बाद ऐसा एक इंसिडेंट होता कि जैसे मान लो कि ये एक पर्टिकुलर रीजन है, एक क्षेत्र है, और इसे मान लो कि 100 गांव है या 150 गांव है, कितने भी गांव है, हर गांव का अपना अपना एक लोक पूजित देवता होगा। हर गांव का एक ना एक देवता होता है। तो एक दिन ऐसा डिसाइड करते थे, ये हर साल पॉसिबल नहीं था, इसलिए 26 सालों के बाद ऐसा होता था, आज भी होता है। हर 26 वर्ष के बाद यमुना नदी घाटी के सभी गांव के लोग, जितने भी गांव के लोग होते हैं, वो अपने अपने गांव से देवता की डोली लेकर के आते हैं, यात्रा लेकर के आते हैं, और सब एक जगह पर मिलते हैं। तो आप सोचिए कितना खतरनाक उत्सव होता होगा ना। आपकी गांव ही गांव में अगर देवता नचाते हैं तो कैसा हो जाता फिर। और फिर मान लो कि इस गांव से आ रहा देवता की एक डोली, इस देवता का नाम है एक्स, यहां से एक देवता आया, इस देवता का नाम है वाई, और जैसे ही दोनों डोलियां मिली और भेंटे गए आपस में, एक दीदी भूली चाचा बड़ा, इनका रिश्ता होता ना देवता लोग का भी आपस में। तो एक बड़ा उत्सव था जिसको जतरिया मौड़ कहते हैं। आज भी मनाया जाता है, पर ये प्रतिवर्ष नहीं मनाते, 26 वर्ष के बाद मनाया जाता है। 26 वर्ष के बाद मनाए जाने वाले इस पर्व में क्या होता है, तो देव यात्राएं, देवता की यात्राएं निकाली जाती है। तो देवता की यात्राओं से संबंधित एक पर्व जो हमारे राज्य में पिछले कई सालों से आयोजित किया जाता है, उसे जतरिया मौड़ कहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के मौड़ हैं। तो गढ़वाल में मौड़ के 3 रूप प्रचलित थे। अब एक तो हो गया बंद, ये देखो औधी मौड़ तो समाप्त हो गया क्योंकि जमींदार खत्म हो गए। तो आज मौड़ के जो 2 रूप प्रचलित है, ये हर साल लगता है भाई, अगलाट नदी पर जौनपुर में हर साल लगता है, और ये तो 26 साल के बाद आयोजित किया जाने वाला पर्व है। ठीक है, चलो इसको मौड़ कहते हैं। मौड़ मतलब मछली पकड़ने का पर्व। ये हमारा एक लोक पर्व है। क्यों आप मछली पकड़ते हो? ऐसे ही बस हमारा मन करता है, लोक पर्व है, हमारे समाज का एक पर्व है भाई। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। दीपावली मनाने के पीछे का कारण क्यों? राम जी आए थे जी, होलिका जली थी तो होली मनाते हैं। मौड़ क्यों मनाते हैं? ऐसे ही मनाते हैं, हमारा मन है मना देते हैं, है ना। तो इनको लोक पर्व कहते हैं, जो सिर्फ हमारे क्षेत्र में मनाए जाते हैं, हम इनको मनाते हैं। इनके पीछे कोई लॉजिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उत्सव क्यों मनाते हैं आप बताओ? उत्सव त्योहार क्यों मनाया जाता है? ड्रीम 11 पे 1 करोड़ रुपए अगर आज जीत गए तो मनाओगे ना उत्सव? बस सिंपल। क्यों मना? ऐसे ही मना दिया। तो किसी व्यक्ति के पास समय है, पैसा है, धन है, टाइम है, मनोरंजन करना चाहता है तो मना लेता है उत्सव। ठीक, चलो जी अगला बात सुनो। क्या कुमाऊं में भी मौड़ का उत्सव मनाया जाता है? तो बिल्कुल मनाया जाता है, पर आप सुनना इस बात को, कुमाऊं में मौड़ कैसे मनाते हैं। और कुमाऊं में मौड़ को मौड़ नहीं कहते हैं। तो कुमाऊं में मौड़ मनाने की अलग है परंपरा। वहां पर क्या होता है, एक बात आप समझो। कुमाऊं में एक नदी है, इस नदी का नाम है पश्चिमी रामगंगा। पता है आपको, अल्मोड़ा में फ्लो करती है। अब देखो, ये ऐसे करके नदी जा रही है इस तरीके से। मान लो ये हमारे पास नदी है, इस नदी का नाम है रामगंगा। अगर तुम गांव के हो
और गांव में तुमने टाइम स्पेंड किया है, तो मैं कुछ स्थान बना रहा हूं इस पर, आप बताना। देखो एक जगह है ए, एक जगह है बी, एक जगह है सी, एक जगह है डी, 4 जगह है। और तुम गांव के बच्चे हो, बताओ मुझे, आपको मछली पकड़नी है, माछा पकड़ना, माछा, कौन सी जगह कब्जा करना चाहोगे ABCD में? सी नाम की जगह ना। ज्यादा माछा कहां पकड़ा जाएगा? क्योंकि सी पे बैठा हुआ आदमी यहाँ की मछली भी, यहाँ की भी, यहाँ की भी, ये देखो इतना बड़ा वाइड एरिया है उसका, तो वो किसी भी क्षेत्र की मछली पकड़ सकता है। सी पर बैठा हुआ जो आदमी है इधर 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 कहीं पर भी जाकर के मछली पकड़ सकता है। तो ये जो सी नाम का स्थान है, सी नाम का जो पर्टिकुलर स्थान है, इसे कुमाऊनी भाषा में कहते हैं डहू। सी नाम की जो जगह ना, इसको क्या बोलते हैं? डहू। ऐसे कुछ शब्द चलते हैं ना पहाड़ों में, जैसे ओडा, सीमा, ओडा कह दिया उसको। मुंडेर, बिल्कुल सीमा, बिल्कुल किनारा। तो बाद में अब तो गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावलियां भी आपके परीक्षा में आ रही है ना। टुकुंडी, टुकुंडी समझ आते हैं, ऐसे छोटे छोटे शब्द आते हैं, तो ये कुछ कॉमन से वर्ड होते हैं। तो ऐसा स्थान जो किसी नदी के किनारे, ऐसा वाला जो स्थान होता है ना, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, इसको कुमाऊं में कहते हैं डहू। अब कुमाऊं में मौड़ किस प्रकार से मनाया जाता है? वहां ऐसे नहीं कि टिमरू की छाल लाई डाला, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये लोग क्या करते हैं, कुमाऊं के अंदर सारे गांव वाले, आसपास के जितने भी गांव वाले होंगे सबको इनवाइट कर दिया। अब देखो ये गांव वाले आ रखे, ABCD, एक लाइन ड्रॉ कर दी इस डहो से काफी दूर, और यहां पर ये लाइन ड्रॉ करी हुई है, और इस पे A गांव के लोग यहां बैठे हैं, B वाले यहां, C वाले यहां, D वाले यहां, ऐसे अलग अलग। लगभग इस डहो से 1 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ी पर सब लोगों को इधर बैठा दिया। फिर एक आदमी आया, इस भाई ने मारी सिट्टी, जैसे इसने सिट्टी मारी ये सब लोग दौड़ेंगे। क्यों दौड़ेंगे? इस डहू पर कब्जा करने के लिए। तो जिस गांव का व्यक्ति सबसे पहले इस डहू पर कब्जा कर देगा, सुनो, जिस गांव के व्यक्ति सबसे पहले इस डहू पर पहुंचेगा वो नहीं जो कब्जा कर देगा। मान लो एक गांव का व्यक्ति है, छोटा सा बच्चा, दौड़ के फटाफट से यहाँ पे आ गया, थोड़ी देर में बी आया, उसने पकड़ के नदी में फेंक दिया उसको, तो गया वो हार गया। कब्जा करना इस पे, डहू पे। तो जिस गांव का व्यक्ति सबसे पहले इस डहू पर कब्जा करेगा, इस साल उसी गांव के लोग मछली पकड़ेंगे। बाकी ताली बजाओ साइड बैठ के। तो कुमाऊं में इसको बोलते हैं डहू उठा दिया हमने डहू पर कब्जा कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? डहू उठाना। तो कुमाऊं में भी मौड़ मनाया जाता है, पर कुमाऊं में मौड़ को मौड़ नहीं कहते, वहां उसको क्या बोलते हैं? डहू उठाना। तो अब आप नीचे से पॉइंट लिखो, कुमाऊं में मौड़ को डहू उठाना कहा जाता है। डहू उठा देते हैं, कुमाऊं में मौड़ को डहू उठाना कहा जाता है। कुमाऊं में मौड़ को डहू उठाना कहा जाता है। कुमाऊं में मौड़ को डहू उठाना कहा जाता है। पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर कुमाऊं में मौड़ को डहू उठाना कहा जाता है। पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर मासी, या फिर आप लिखना भिकिया सेण में इसका आयोजन किया जाता है। मासी नाम की जो जगह है भिकिया सेण के पास में, भिकिया सेण, जैसे गढ़वाल में जौनपुर में होता है ना मौड़ मेला, वैसे ही कुमाऊं में मौड़ या डहू उठाना पर्व कहां मनाया जाता है? मासी, जगह का नाम है अल्मोड़ा में, मासी या फिर भिकिया सेण। ठीक है, मासी भिकिया सेण में पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर डहू उठाना पर्व का आयोजन किया जाता है। डहू उठाना यानी मौड़ मेला। कुमाऊं में मौड़ को डहू उठाना के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं में मौड़ को डहू उठाना के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर मासी या भिगिया सेण में इस पर्व का आयोजन किया जाता है। तो कुमाऊं में भी मौड़ है, गढ़वाल में भी मौड़ है, नाम थोड़ा सा अलग है। गढ़वाल में उसको मौड़ कहते हैं और कुमाऊं में उसको डहू उठाना कहते हैं। ठीक है, ये एक और लोक पर्व है, मछली पकड़ने का पर्व। क्या कोई और स्थान है उत्तराखंड में जहां पर मछली पकड़ने का पर्व आयोजित किया जाता है? तो जी हाँ, एक और कम्युनिटी है जो मछली पकड़ने का पर्व मनाती है, थारू। थारू एक जनजाति है ना, तो उत्तराखंड के तराई भावर में रहते हैं थारू, और इनको भी मछली पकड़ने का पर्व वो लोग भी मनाते हैं। तो एक प्रकार का उनका भी मौड़ ही है, बस नाम मौड़ नहीं होगा। थारू लोग जब मछली पकड़ने का पर्व मनाते हैं तो वो उसको कहते हैं खाबर। ये अलग अलग नाम है, बस आपको याद रखना है। अब अगला पॉइंट लिखना, थारू जनजाति में मछली पकड़ने का जो पर्व मनाया जाता है उसे खाबर कहते हैं। खाबर, खाबर है एक ही चीज, नाम अलग अलग है। गढ़वाल में आप मौड़ कहते हैं, कुमाऊं में डहू उठाना, और थारू जनजाति के लोग जब मछली पकड़ने का पर्व थारू जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है तो उसे खाबर कहा जाता है। खाबर। थारू जनजाति के लोग मछली पकड़ने का जो पर्व मनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? खाबर। है सब एक ही, मौड़ भी वही है, खाबर भी वही है, और डहू उठाना भी वही है। ठीक है, चलो ये अगला लोक पर्व है, इसको बोलते हैं मौड़। तो आपके पास 3 लोक पर्व आ गए। सबसे पहले संक्रांति, बगवाल, बगवाल मतलब दीपावली नहीं, बगवाल मतलब पाषाण युद्ध, पत्थर फेंकना।
और तीसरा मौन। 3 लोक पर्व आ गए। चलो चौथे पे, इसके अलावा हमारे राज्य में मनाया जाने वाला अगला लोक पर्व क्या लिखोगे? क्रीड़ा उत्सव लिखो, क्रीड़ा उत्सव। अब कुछ क्रीड़ा उत्सव हैं जो हमारे राज्य में मनाए जाते हैं। क्रीड़ा उत्सवों को क्या कहा जाता है? ऐसा खेल, ऐसा उत्सव जिसमें खेल भी खेला जाए, उसे हमारे राज्य में कौथिक कहते हैं। कौथिक सुना है? कौथिक, कौथिक मेलों के लिए कहते हैं जनरली, मतलब नॉर्मली हम नॉर्मल भाषा में हम कौथिक मतलब मेला, कोई मेला लग गया तो उसे कौथिक कहते हैं। कौथिक का मतलब ऐसा मेला जिसमें कोई खेल भी खेला जाए। सिर्फ ऐसा वाला मेला नहीं कि आइसक्रीम खाई चौमिन खाई, नो, तब कौथिक, तब वो मेला है। खेल भी होना चाहिए कोई ना कोई। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर कुछ क्रीड़ा उत्सव है जो कई वर्षों से प्रचलन में है, और लोक पर्व है, क्यों खेलते हैं? बस ऐसे ही, क्रीड़ा उत्सव या फिर कौथिक। तो अब देखो हमारे राज्य में कौन कौन से कौथिक या क्रीड़ा उत्सव खेले जाते हैं। सबसे पहले सबसे फेमस मेला है, आपने नाम सुना होगा, गिंदी का मेला। एक ये मेला है जिसमें कौथिक खेल खेला जाता है, खेल के लिए प्रसिद्ध है, कौथिक है ये, गिंदी कौथिक। एक उत्सव है जिसको बोलते हैं गिर कौथिक, ये दूसरा उत्सव है जिसमें खेल खेला जाता है। और इस उत्सव में बस ये खेल के लिए प्रसिद्ध है, गिंदी कौथिक, गिर कौथिक। एक उत्सव है हमारे राज्य में जिसमें खेल खेला जाता है, इसको बोलते हैं गेंदुआ, गेंदुआ उत्सव, ठीक है, या गेंदुआ मेला, ऐसा भी आप कह दो। एक और उत्सव है हमारे राज्य में जिसका आयोजन वर्षों से चलता आ रहा है, उसको बोलते हैं दंगल। दंगल तो कॉमन वर्ड है, समझ जाओ, दंगल या दंगल। चलो, उत्तराखंड में कितने क्रीड़ा उत्सव है? तो फिर लगभग अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो ऐसे उत्सव जिनमें खेल खेला जाता है, जो क्रीड़ा उत्सव है, वो 4 है लगभग, गिंदी मेला, गिर कौथिक, गेंदुआ और दंगल। अब इनके बारे में बेसिक बातें जानो, इनमें होता क्या है। सबसे पहले देखो गिंदी मेला। गिंदी मेला उत्तराखंड का या भारत का सबसे पुराना खेल है गेंद खेलना। गेंद खेली जाती है, गेंद खेलना। गेंद कैसे कहते हैं? क्रिकेट नहीं, ना ही फुटबॉल, ये गेंद खेलने का पर्व है। अब गेंद खेलने का पर्व मतलब इसे गेंद खेलते हैं, क्या करते हैं? गेंद बनाई जाती है। जैसे आप पढ़ते हो ना कि पढ़ा होगा आपने कि भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ जब गेंद खेल रहे थे तो वो गेंद गिर गई तालाब में और वहां कालिया नाग से वो छीन के लाए थे ना, तो वो गेंद कैसे खेलते हैं? गेंद खेलने का मतलब है कि ये गेंद बनाई जाएगी। हमारे राज्य में क्या करते हैं कि जानवर के चमड़े से चमड़े की एक बॉल बना दी, चमड़े की बॉल बनाने के बाद उस बॉल को सेंटर में रखते हैं, और जितने भी लोग खेल खेलने वाले हैं वो अलग अलग धड़ों में बढ़ जाते हैं। यहां तो हम ऐसे ही बांट देंगे, पर जब ये मेला आयोजित होता है ना तो अलग अलग गांव के लोग बढ़ते हैं। जैसे जौनसार में बहुत सारे गांवों के समूह को कहते हैं खत, खत कहते हैं ना, ऐसे ही गढ़वाल में बहुत सारे गांव के समूह को बोलते हैं पट्टी। तो अलग अलग पट्टी के लोग अलग हो जाते हैं, उस पट्टी के इधर, इस पट्टी के इधर, इस पट्टी के इधर। अब 3 या 4 टीमें बन गई, बीच में आपने गेंद रखी, इस पट्टी के लोग भी आए, इसके भी आए, इसके भी आए। अब ये लोग इस गेंद को पकड़ेंगे और गेंद पकड़ के अपने पाले में लेकर के जानी है। ये है भाई गेंद खेलने, बड़ा गजब का गेम है। ये आपका फील्ड है, यहां पर रखी गेंद, ये और ये मान लो 2 कोने बने हुए हैं या 4 कोने बने हुए हैं। अब यहां से आपने गेंद उठाई, आप दौड़ रहे हैं इस गेंद को इधर की तरफ। मेरे ख्याल से अंग्रेजों में होता है रग्बी बोलते हैं इसको ना, देखा आपने अंग्रेजों में रग्बी टाइप का गेम होता है। तो आपने गेंद पकड़ी और अब आप इस गेंद को लेके अपनी तरफ भाग रहे हो, बाकी 3 धड़े आपको रोकेंगे भाई। प्यार से रुक गए ठीक, नहीं थप्पड़ भी लग सकती है और लगनी भी चाहिए और लगती भी है। ऐसा नहीं कि प्रेम से चलेगा खेल, ए भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी, नहीं। गिंदी कौथिक पहला मेला है जिसमें कहते हैं 7 खून माफ है जी, 7 आदमी को मार भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा एक उत्सव है, उसको बोलते हैं गिंदी मेला। गेंद बीच में रखो और गेंद बीच में रखने के बाद आपको इसको अपने पाले में लेकर के जानी है ना, तब ये खेल पूरा होता है। तो सबसे पहला उत्सव जो हमारे राज्य में क्रीड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाता है वो है गिंदी मेला। कहां पर गिंदी मेले का आयोजन होता है? तो सुनो ध्यान से, पौड़ी जिले के अंदर गिंदी मेला 2 स्थानों पर लगता है, लगता तो पौड़ी में ही है। गिंदी का जो मेला है ये पौड़ी में आयोजित किया जाता है, 2 स्थानों पर लगता है। पौड़ी जिले में गिंदी का मेला एक तो लगता है भैया डाडा मंडी में, डाडा मंडी स्थान का नाम है पौड़ी में। तो एक तो डाडा मंडी में गिंदी उत्सव, गिंदी का मेला आयोजित किया जाता है, और पौड़ी में ही दूसरा स्थान जहां पर गिंदी मेले का आयोजन किया जाता है वो है थल नदी के किनारे। थल नदी के किनारे ये 2 स्थान है जहां पर डाडा मंडी का जहां पर गिंदी मेले का आयोजन, गेंद खेलते हैं इसमें। मकर संक्रांति के दिन यह मेला लगता है भाई, 14 जनवरी मकर संक्रांति, इस दिन गिंदी मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन यह मेला आयोजित किया जाता है, गिंदी उत्सव, गिंदी का मेला, इसमें गेंद खेली जाती है। तो गिंदी मेला कहां आयोजित किया जाता है? पौड़ी जिले में। पौड़ी जिले में 2 स्थानों पर, डाडा मंडी।
आप ये मत समझना कि डाडा मंडी थल नदी के किनारे, नहीं, डाडा मंडी में तो लंगूरगाड़ सिलगाड़ नदियां हैं, तो एक थल नाम की नदी है उसके किनारे भी लगता है ये मेला। लेकिन एक आपको चूज करना हो ना, जहां का गिंडी फेमस है वो है डाडा मंडी। डाडा मंडी में प्रतिवर्ष गिंडी मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, गिंडी मेला पौड़ी जिला डाडा मंडी मकर संक्रांति को यह उत्सव आयोजित किया जाता है। इसको बोलते हैं गिंडी मेला। इसमें गेंद खेली जाती है, गेंद पकड़ो अपनी अपनी पाले में उसको लेकर के, पहला उत्सव। फिर देखो दूसरा, इसका नाम क्या लिखा है, गिर कौथी। अब देखो कुछ खेल ऐसे हैं हमारे राज्य में, देश में, भारतवर्ष के अंदर कि अंग्रेजों के आने के साथ कुछ खेल तो बड़े पॉपुलर हैं। जैसे सबसे पॉपुलर खेलों में क्रिकेट है, तो भाई क्रिकेट के नियम सबको ही पता है लगभग लगभग ना। अच्छा, जैसे क्रिकेट में तो ऐसे वाले नियम भी है कि बॉल फेंक रहे हैं आप, तो बॉल हो गई नो बॉल, तो अगली बॉल को फ्री हिट कर दो, मतलब उसमें और कुछ ऐसा हो। आप जब अपने गांव में खेलते हैं, स्थानीय स्तर पर खेलते हैं, तो आप भी ऐसा करते हैं, कर देते हैं ना कि भाई उनका नियम है हम भी अप्लाई करते हैं। कुछ कुछ को नहीं भी करते, जैसे वाइड बॉल का रन हम नहीं रख रहे भाई, है ना, हो सकता है आप रख भी तो क्योंकि आपको क्रिकेट जैसे खेल के बारे में सारी चीजें पता है, तो उसको हम इजीली खेल सकते हैं। पर आज से बहुत साल पहले भारत, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। हॉकी के लगभग क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल पहुंचा था। मेरे हिसाब से ये साल होना चाहिए 2008 या 9। तो 2008-9 में इंडिया जो है वो हॉकी के लगभग सेमीफाइनल के आसपास पहुंचा। तो तब ये पूरा खेल जो है ना, ये टीवी पर दिखाया जाता था और हम स्कूल में पढ़ाई करते थे। तो हम गांव में रहते थे, हमने देखा हॉकी का खेल, तब हमें पहली बार पता चला यार हॉकी क्या होता है। अब नियम तो हमें समझ नहीं आ रहा था ना, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो हमारे गांव के सारे लड़कों ने कहा कि अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, वैसे भी राष्ट्रीय खेल है। तो गांव में स्कूल का एक फील्ड है ऐसा, स्कूल के आगे छोटी सी जगह है। तो हमने पूरे गांव के लड़कों ने डिसाइड किया क्रिकेट नहीं, अब खेलेंगे हॉकी। अब हॉकी तो थी नहीं, तो डंडे ले आए घर से, एक प्लास्टिक का बॉल है, सब ने डंडा ला दिया, तो थोड़ा मुड़ा हुआ होना चाहिए हल्का सा, सब ले आए। हमें यह भी नहीं पता था कि हॉकी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। हमारी एक टीम में 30-30 थे कम से कम, पूरे गांव के लड़के थे, सबको खिलाना तो छोड़ थोड़ी सकते। 30 इधर से, 2-3 वहां बढ़ गए, तो उधर हमने 34-35 दे दी, चलो 34-35 तो। फिर हमने देखा था बिल्कुल, यहाँ 2 पत्थर रख दिए, और हमको इतना समझ आया हॉकी को देख करके कि बॉल को इसके अंदर यहां डालना है। यहां बीच में सेंटर पे बॉल थी। एक हमारे गांव में भाई साहब, जगवीर नाम है उसका, उसके हाथ में डंडा था, उसने इतनी स्पीड से घुमाया ना डंडा कि उसके आसपास कोई आ ही नहीं पाया। तो हॉकी के कुछ नियम होते होंगे ना, मुझे सच में नहीं पता है क्या होते होंगे, लेकिन ये हॉकी मेरे हाथ में है। अच्छा, जैसे हॉकी का खेल होता है तो क्या होता है, गोल होते हैं ना, उसमें इस टीम ने कितने किए, 5, इसने कितने किए, इतने। हमें ये भी नहीं पता था कितनी देर गेम चलेगा। हमारे गांव में हॉकी का ये खेल चला आधा घंटा। जो इधर वाली टीम थी उसने गोल कर दिए 192 गोल। आप समझो भाई, मेरी बात को समझो कि जिसके हाथ में डंडा है, फिर बीच में कोई नहीं, ऐसे घुमा रहे थे ना भाई कि बीच में आजा सर फोड़ देंगे उसका, और वो जो बॉल लेके जा रहा, चल चल चल, सीधा गोल। 192 गोल इस टीम ने कर दी, ऐसे ही इस टीम ने भी कर दिए। तो हमें हॉकी के रूल पता नहीं थे। जैसे हॉकी खेलते समय आप किसी के पैर पे नहीं मार सकते, पैर पे मार दिया पेनल्टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम नहीं, मतलब ना बॉल रखनी चाहिए, सीधा मारेंगे गोल, क्योंकि हाथ में है डंडा ना, इससे भिरा रहा था उसको जोर जोर से ना, बीच में कोई आ ही नहीं रहा। ये है ये वाला गिर कौथी, ये हॉकी है, पर ये वो हॉकी नहीं जो भारत में खेली जाती है। इसमें एक गेंद होती है, सेंटर में रखी जाती है, जिसमें ताकत है उसको अपने पाले में डाल के दिखाओ। यहाँ आप हाथ से ले जा रहे हो गिंडी मेले में, और यहाँ आपके पास इसको बोलते हैं पहाड़ी हॉकी। एक है इंडियन हॉकी ना, उसके नियम होते हैं, ऐसा गोल गोल घुमा के ले जाओ। पहाड़ी हॉकी तो मेरे पास डंडा है भाई, और तेरा भाई इसको डालेगा गोल में, रोकना है तो रोक ले, तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ना। तो इस उत्सव को बोलते हैं गिर कौथी। ये अल्मोड़ा में आयोजित किया जाता है, अल्मोड़ा में इसको पहाड़ी हॉकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहाड़ी हॉकी कहते हैं इसको। तो पहाड़ों की हॉकी है, बस डंडा दे दो मेरे पास, गोल तो मैं कर ही दूंगा कैसे भी करके ना, कोई पेनल्टी वेनल्टी नहीं होता इसमें। जो बीच में आएगा पिटेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कोई बीच में आएगा तो भैया उसका पिटना स्वाभाविक है। तो इसको पहाड़ी हॉकी कहते हैं। ये दूसरा उत्सव है, दूसरा क्रीड़ा उत्सव है जो हमारे राज्य में मनाया जाता है। पहला कौन सा है, गिंडी मेला, गिंडी पौड़ी में होता है। दूसरा क्रीड़ा उत्सव उसका नाम है गिर कौथी, अल्मोड़ा में होता है। पहाड़ी हॉकी मासी नाम की जगह है ना, अभी लिख रहे थे, मासी में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये भैया दूसरे नंबर का आपका आगे क्रीड़ा उत्सव है। अब इस पे आओ, गेंदवा। कहानी जुड़ी है गेंदवा उत्सव से, और आप इसको समझना कि जो गेंदवा उत्सव है इससे अच्छे प्रश्न बनने के चांस हो जाते हैं, कभी कभी प्रश्न बना देता है। देखो ये उत्तराखंड में हमारे यहाँ पर ना, हमारे राज्य के अंदर जो ये यमुना नदी घाटी है ना, तो इस यमुना नदी घाटी में भैया ये जगह देखना एक बार,
ये जो उत्तरकाशी है ना, देखो ये है हिमाचल प्रदेश, और ये हिस्सा देखो उत्तरकाशी का हिमाचल से जुड़ा हुआ है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ ये जो हिस्सा है, यहाँ एक नदी फ्लो करती है, उसका नाम है टॉन्स। तो इसको टॉन्स नदी घाटी कहते हैं, क्योंकि यमुना तो यहां से फ्लो करती है ऐसे। तो इस वाले स्थान को बोलते हैं टॉन्स नदी घाटी। तो ये उत्तराखंड का ये जो हिस्सा है ना, टॉन्स नदी जहां पर फ्लो करती है, इस हिस्से को हमारे राज्य में कहते हैं बंगाण। इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं बंगाण। जैसे ये इसके नीचे ये रवाई है, ये जौनसार है, ये जौनपुर है, ऐसे इसका नाम होता है बंगाण। अब ये मान्यता, ये पुरानी कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत के युद्ध में पूरे भारतवर्ष के हर एक आदमी ने किसी न किसी का साथ जरूर दिया, या तो कौरवों का या तो पांडवों का, देना ही देना था। तो ऐसा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब कौरव और पांडवों के साथ देने की बारी आई, तो ये जो बंगाण क्षेत्र है ना, इस बंगाण क्षेत्र के दो हिस्से हुए। जो बंगाण के अपर जोन में जो लोग रहते हैं ना, ऊपर वाले क्षेत्र में, नेटवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, इनके बारे में लोक मान्यता है कि इन लोगों ने कौरवों का साथ दिया, और बंगाण के निचले क्षेत्र वालों ने पांडवों का साथ दिया। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उस समय बंगाण क्षेत्र दो हिस्सों में बटा हुआ था। आधे लोग थे जो कौरव की तरफ से लड़ रहे थे, और आधे लोग थे जो पांडव की तरफ से लड़ रहे थे, और थी एक ही कम्युनिटी। तो एक युद्ध हुआ। अब जब लड़ाई हुई महाभारत की, तो आप इमेजिन करो कि ये कौरव है और तुम पांडव हो, और हो तुम एक ही क्लास के, और कौरव और अलग अलग ड्रेस होती होगी भाई इनकी, कौरव पांडवों की ना, मेरे हिसाब होनी चाहिए, नहीं पता कैसे चलेगा फिर ना, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और कौरव और पांडवों की लड़ाई लग रही है। आपने पहना है पीला, उन्होंने पहना है लाल। तो पीला वाले को पता है कि जो लाल में होगा मैं मारूंगा उसको, और सोचो कि लड़ते 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 आप पीला वाले हो, आपको लाल में एक दिखाई दिया, और दिखाई दिया अपनी क्लास, ई बेटा तू है ना, अपनी क्लास का मिल गया, आजा चल, लड़ना तो है ही ना। तो ये आपस में लड़ ही रहे थे। अब ऐसा मानते कि जब हुआ था पांडवों में महाभारत का जब युद्ध हुआ, तो उस महाभारत के युद्ध में कुछ लोग थे जो कौरव की तरफ चले गए, कुछ लोग थे पांडव की तरफ चले गए। हम मानते कि दोनों एक क्लास के हैं, ये बिक्की और ये भुला, ये एक ही क्लास के हैं, और एक कौरव की तरफ से लड़ रहा है, एक पांडव की तरफ से। अब मान लो कि भैया जब युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के दौरान इसने, बिक्की ने, जो कौरव की तरफ था, इस भुला के एक मार दी थप्पड़ खींच के। युद्ध तो हो ही रहा था ना। अब भुला ने कहा मार दी। अब भुला मारना चाह रहा था, अपना बदला लेना चाह रहा था। जैसे ही भुला ने हाथ उठाया, तब तक कृष्ण ने कहा वो दुर्योधन मर गया, युद्ध खत्म। मान लो ना भाई साहब, इसने इसको थप्पड़ मार लिया। अब ये मारने वाला था, जब तक इसने हाथ तैयार किया, कृष्ण ने कहा वो दुर्योधन मर गया, खत्म हो गया युद्ध। तो इसके मन में एक टीस रह गई ना कि युद्ध कौन जीता कौन हारा, एक थप्पड़ लगी यार मेरे। और घर आने के बाद ये भूलेगा थोड़ी इस बात को, ये हमेशा से उससे एक द्वेष भावना बना के रखे, बेटा तू मौका दे मेरे को कभी। तो अलग अलग धड़ों की तरफ से ये दोनों के दोनों लोग लड़े थे। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तो कंपटीशन कभी खत्म नहीं हुआ, इन दोनों लोगों के बीच कंपटीशन कभी खत्म नहीं हुआ। ये खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, ये खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। अब सुनो क्या होता है, ये जो बंगाल के अपर जोन वाले लोग है ना, ये लोग मानते हैं कि कौरव 60 भाई थे। 100 भाई का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलता। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि कौरव 60 भाई थे, इन्होंने 60 भाई कौरवों का साथ दिया, तो इनको 60 कहते हैं। 60 मतलब 60 भाई कौरवों का साथ देने वाले। ये नीचे वाले मानते हैं कि पांडव 5 भाई थे, तो इनको कहते हैं पासी। तो जो बंगाल है ना, वो बेसिकली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। उसमें आधे जोन के लोग को बोलते हैं 60, आधे को बोलते हैं पासी। और 60 और पासी वर्ग एक दूसरे के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी कई सालों से दिखाना चाहते हैं, कौन सुपीरियर है। तो कैसे पता चलेगा, तो आओ मैदान में खेलो गेंद, तब उत्सव कौन सा हो जाएगा, गेंद रखो नीचे में, जो खतरनाक होगा वो जीतेगा ना भाई। तो एक गेंदवा नाम का उत्सव है, जो कई वर्षों से हमारे राज्य में उत्तरकाशी के अंदर आयोजित किया जाता है, और इसी को ध्यान रखना 60 पासी उत्सव भी कहते हैं। 60 और पासियों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव, ये उत्तरकाशी में ये मेला आयोजित किया जाता है, इसको 60 पासी उत्सव भी कहते हैं। ठीक है, 60 पासी उत्सव, 60 पासी समझ जाओ। 60 बंगाल का अपर जोन, नेटवाड़ और उसके आसपास, जिन्होंने 60 भाई कौरवों का साथ दिया, 60 कहलाए। 5 भाई पांडवों का साथ दिया, उसे पासी कहा गया। तो गेंदवा देखो, सब में गेंद खेलते हैं, खेलने का तरीका अलग अलग है। यहाँ आप ये दिखाओगे कौन सुपीरियर है। गिंदी है तो गेंद खेलेंगे, गिर कौथिक अल्मोड़ा मासी। ठीक है, याद रखना है, बस कोई कठिन पार्ट नहीं है। पेपर में ऐसा ही प्रश्न है, गिंदी मेला कहाँ लगता है, गिर कौथिक कहाँ लगता है, गेंदवा उत्सव कहाँ लगता है। अच्छी बात ये सब मकर संक्रांति को लगते हैं। ये सब मकर संक्रांति में ही सभी मेलों का आयोजन मकर संक्रांति के ही दिन होता है। फिर ये तो कॉमन बात है ना, आपको पता है दंगल क्या होता है। लड़ाई तो नहीं बोलेंगे सर, कुश्ती है ना। लड़ाई तो ऐसा होता है कि मुंह का मारो उसका ना। दंगल मतलब हाँ, कुश्ती लड़ना, पहाड़ी कुश्ती। तो ये एक और उत्सव है जो हमारे राज्य में आयोजित होता है, पौड़ी में, रिखणी काल में लगता है। पौड़ी पहाड़ी कुश्ती इसको कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी कुश्ती इस नाम से इसको जाना जाता है। इसमें थोड़ा सा नियम अलग होता है ना, जहां पहाड़ी वर्ड आ गया तो आप थोड़ा समझना, वैसा नहीं चलेगा। हमारे गांव में हुई रामलीला, और रामलीला में एक होता अंगद कैरेक्टर, पता है तुम्हें,
अंगद, रामलीला के समय अंगद क्या करता है, रावण के दरबार में जाके ऐसा पैर जमाता है, हाँ भाई किसी में हिम्मत है तो मेरा पैर हिला के दिखाओ। अब जो रामलीला के प्रोड्यूसर वगैरह थे उन्होंने कैरेक्टर पहले बना रखा, राम बना हुआ, ये बना हुआ, ये बना हुआ, अंगद भी बना हुआ, रावण भी बना हुआ, मेघनाथ भी बना हुआ, बस राक्षस नहीं बने हुए थे। जो राक्षस होते ना, तो वो अंगद आया तो उस अंगद ने, वो रामलीला का सीन चल रहा भाई, और उसने सबके सामने कहा, है हिम्मत रावण किसी में तो मेरा पैर हिला के दिखाओ। अब वो जो रामलीला वो नाटक के अनुसार होती है, तो अब नाटक में लिखा होता राक्षस नंबर 1 आएगा और उसका पैर हिलाएगा। राक्षस नंबर था ही नहीं, राक्षस ही नहीं बना था, तो उन्होंने कहा राक्षस नंबर 1 आओ, तो पीछे हल्ला मचा, कौन है राक्षस नंबर 1? उन्होंने कहा नंबर, आज तो राक्षस ही नहीं बने। तो सामने जो रामलीला देख रहे थे, तो रामलीला का जो प्रोड्यूसर था उसने 2-3 लड़कों का, वो तुम ही चल जाओ ना, चल जाओ भाई थोड़ा सा, वो 3-4 आए, उन्होंने पूरा अंगद ही फेंक दिया नीचे। उन्हें क्या पता नाटक कर रहा ना, उन्होंने कहा पैर उठा दो, आगे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई इधर आइए, तू है राक्षस नंबर 1, जा आगे। उसने कहा क्या करना है, तो उस सामने से जो होता है, क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर जो होता है, उसने कहा भाई इसे पैर हिला, थोड़ी देर हिला, नहीं हिला, सच में नहीं हिला, छोटा बच्चा था। फिर वो 3-4 आए, फिर कहा सब एक साथ हिलाओ, तो वहां तो नाटक करना था ना, उन्होंने पूरा अंगद उठा दिया भाई, आराम से नीचे। ये है पहाड़ी कुश्ती। इसमें वो वाले नियम नहीं, जैसे कुश्ती होती है ना, कि आप होते होंगे, मुझे तो नहीं पता है क्या नियम है, पर कुश्ती के एक नियम होंगे, हॉकी के एक नियम होंगे, ये यहाँ नहीं चलेगा। जैसे ये कुछ गांव में एक शब्द बोलते इसके लिए, बिलके ना जानते, बिलक गया उसमें सीधा पड़ा, जिसको खत्म कहानी, ये वाला दंगल होता है, पौड़ी में होता है, रिखड़ी खाल के अंदर ना अपनी ताकत दिखा सकते हैं। तो ये देखो, ये चौथा आपका लोक उत्सव आ गया, ये सब हमारे ही है। भारत में आप जाओगे, क्यों गिंडी मेला मनाते, राम जी आए थे ना जी, अरे कौन राम जी, खेलते हैं जी हमारे उत्सव। ऐसे उत्सवों को बोलते हैं लोक पर्व, जो सिर्फ हमारे राज्य के अंदर मनाए जाते हैं। चलो अगली कहानी पे चलो। इनके अलावा हमारे राज्य में मनाए जाने वाले अन्य प्रमुख उत्सवों पर चलोगे तो लोक पर्वों में, अगले पर्वों पर चलो, यात्राओं पर। यात्राएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यात्राएं। अब ये कुछ और प्रमुख लोक पर्व है। यात्राएं, राज्य के अंदर आयोजित की जाने वाली यात्राएं, ये बहुत पुराने जमाने से चलती आ रही है यात्राएं। अच्छा, यात्राएं अगर देवताओं की हो, सुनो मेरी बात, अगर यात्रा देवता की है, देवता की यात्रा है, तो गढ़वाल में उसको कहते हैं जात। गढ़वाल में फिर देवता की यात्रा को यात्रा नहीं कहते, जात कहते हैं, जात। और कुमाऊं में कहते हैं द्योरा। देव यात्राओं को कुमाऊं में द्योरा कहा जाता है। द्योरा यात्रा मतलब देवता की यात्रा, और गढ़वाल में इनको क्या कहते हैं, जात। तो बहुत कॉमन वर्ड है ना, आपने सुना होगा जात, मतलब गांव में आज क्या है, जात, यात्रा है किसी की। तो देवता की यात्राओं को गढ़वाल में जात कहते हैं, और कुमाऊं में इसको कह देते हैं द्योरा। ठीक है, द्योरा या फिर जात, एक बात समझो। अब कौन कौन सी यात्राएं हैं, खूब सारी यात्राएं हैं हमारे राज्य के अंदर जो आयोजित की जाती है। उनमें सबसे बड़ी और सबसे फेमस जो देव यात्रा है वर्षों से, वो है नंदा देवी की राजजात। नंदा देवी की राजजात, नंदा देवी राजजात यात्रा उत्तराखंड के कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नंदा देवी की राजजात। ठीक है, नंदा देवी राजजात पहली और सबसे बड़ी यात्रा तो यही है हमारी। उत्तराखंड में यात्राएं बहुत सारी होती है, कई सारी जात आयोजित की जाती है, पर जो सबसे बड़ी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है नंदा देवी राजजात। ठीक है, जो पहाड़ का कल्चर है, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। 2014, 24, 26 2 साल बाद फिर से नंदा देवी राजजात होगी। तो हमें अपना कल्चर, अब कल्चर बहुत चेंज हो गया ना, अभी कल्चर वैसा थोड़ी है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मूल कल्चर क्या था? या तो आपने खुद देखा हो, और नहीं देखा हो तो फिर तो सिस्टम। मेरे दोस्त की शादी थी अभी 6-7-8 दिन पहले, और वो आया दुल्हन के घर, तो कार में बैठ के आया, सीधा कार वेडिंग पॉइंट के बाहर उतरी, भाई सीधा नीचे उतरा, और फिर हमको कह रहा मेरे को उठा के ले जा। मैं पागल है क्या भाई, ना उठा के ले जा तेरे को, अब घोड़ा कहाँ है तेरा? तो उसने कहा पैसा ले रहा था, बोला ज्यादा, तो लाया ही नहीं घोड़ा। ठीक है, सीधा कार में ही आ गया ना, अपनी खुद ही चला रहा, तो अपना आप ही, उसके घर में और गाड़ी किसी चलानी नहीं आती। अब दुल्ला भाई खुद ही, अब गाड़ी और साइड आगे कर रहा, बैक कर रहा, मजा नहीं आया, मतलब ना उसकी शादी वादी लगा हुआ। भाई घोड़ा लिया था, उसने कहा ठीक है भाई। फिर वो आए, और आने के बाद उनका वो गेट में रुके हुए थे, फिर उधर वो लड़की वाले टीम वाले 51,000 रुपया दो, 50,000 रुपया दो। तो पता सबको है कि न इतना देता है न लेता है, 1100 रुपए में हो गई बात ना। ऐसे ही बोलते हैं, मतलब शुद्ध शुद्ध, तो 51,000 दो, नहीं हम इससे कम नहीं लेंगे। ले तो 1100 खुशी खुशी ले लिया उन्होंने। फिर वो काटा, रिबन, मिठाई खिलाओ, ये वो। वहां से गए जयमाला वेमाला। ये पहाड़ी कल्चर नहीं है, ये शादी का पहाड़ी कल्चर थोड़ी है ना। ये तो इंस्पायर हुए हम किसी से, हमने उनकी शादी में जाके देखा, यार अच्छा लगा, आज हमने भी अपना लिया।
उत्तराखंड में शादी कैसे होती है वो इसमें आपको पता चलेगा। नंदा देवी राज जात, इसका मूल कॉन्सेप्ट पहले समझो, उसके बाद समझना होता क्या है। ये देखो, ये जो चमोली जिला है ना, ये वाली जो बेल्ट है हमारे राज्य के अंदर, पहले आप इसको समझना, फिर नंदा देवी राज जात तो तब एक ही झटके में कर लोगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है ना, ये वाली बेल्ट, इतना वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोगों की ये मान्यता है कि नंदा इनकी बेटी है। इस क्षेत्र के लोग नंदा यानी कि पार्वती आप कह दो, गौरा कह दो, शिव जी की पत्नी पार्वती का एक नाम है नंदा। और इस क्षेत्र के लोगों का मानना यह है कि नंदा हमारी पुत्री है, नंदा हमारी बेटी है, जिसका विवाह शिव से हुआ है। शिव कहां रहते हैं? तो शिव कैलाश पर रहते हैं। कैलाश को वो लगभग ये जगह को मान लेते हैं कि भाई ये जगह जो है वो कैलाश है। तो नंदा देवी जो हमारी बेटी है, इस क्षेत्र के लोग मानते हैं कि हमारी बेटी है, तो नंदा को उसके मायके से और ससुराल विदा करने की एक यात्रा है, बस उसी का नाम है नंदा देवी राज जात। हर 12 वर्ष के बाद नंदा देवी को, जिसको हम अपनी बेटी मान के चलते हैं, उसे ससुराल से मायके विदा करना है, जैसा शादी में होता था, बस उसी का नाम नंदा देवी राज जात है। अब आज के समय की शादियों को अगर आप आधार मानकर चलोगे तो फिर कहानी नहीं निकलेगी। तो मेरी सिस्टर की शादी हुई है 2000 ईस्वी में, जब उत्तराखंड बना, मतलब मेरे ताऊ जी की बेटी है और उसकी शादी 2000 में हुई, बहुत पहले। 16 साढ़े 16 साल की उसकी उम्र रही होगी और उसका विवाह हो गया। तो मैं वो शादी की कथा तुमको बता देता हूं, तो तुम नंदा देवी एक झटके में समझ जाओगे कि क्या होता है। तो शादी कैसे हुई? तो जैसे भाई मेरी दीदी की हुई तो वैसे ही होती है नंदा देवी राजा। ये हमारा घर, शादी वाला घर। अब शादी कैसे हुई तो वो तो बेसिक तरीके मुझे याद नहीं, मैं बहुत छोटा था, मैं क्या कर, छोटू सा था उस टाइम। हाँ मुझे ये पता है कि घर वाले मेरे लिए कुर्ता लेके आए थे और तुम्हारा भाई ने कुर्ता रात को पहन लिया था। कल तुम्हारा भाई बारात में जाएगा, क्यों जाएगा? दीदी की शादी है। वो क्या बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से मैं 1 2 3 क्लास में पढ़ता रहूंगा, और 1 2 3 1 में भी पता नहीं था, नहीं मैंने कहा चलो भाई। अब मैं बड़ा खुश था कि चलो शादी होगी। मुझे नहीं पता रात को बारात आई, जयमाला हुई, मुझे कुछ नहीं पता। जहां से मुझे सारी कहानियां याद है, जब बारात पैटने लगी, पैटने का मतलब समझते हो कि चलो अब बारात वापस चलेगी, तो जब बारात वापस जा रही थी तो घर के अंदर अब दुल्हन को विदा करने के लिए पूरे गांव की स्त्रियां यहीं आई हुई थी। घर के आगे चौक होता, चौक, घर के आगे का आंगन, तो हम लगभग गांव से सारे के सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ आने के बाद हर कोई दुल्हन को विदा करने के लिए घर के अंदर जा रहा। एक बात उसको कह रहा, कोई बात नहीं बेटा, इरादा रोना मत, रोना मत, बार बार कह रहे ना। ये मुझे बुरा लग रहा था, ये बात क्यों कह रहे ना? तो कह रहे रोना मत, सबको ही जाना पड़ता है, इरादा कैसे रहेगी, ये अभी 16 साल की है। अब उसको रोना नहीं भी आ रहा तो भी आ जाएगा। तो बोलते गए बहुत देर तक, थोड़ा देर में भाई उसको रोना आ गया, अब वो रो रही है। मेरे को ये बात बुरी लगी, क्यों रो रही है? अच्छा, मेरी दीदी की सन 2000 ईस्वी में लव मैरिज हुई, लव मैरिज, प्रेम विवाह मतलब 2000 ईस्वी। किसी ने नहीं कहा उसको कि शादी कर, हमने नहीं कहा कि शादी कर, उसने खुद कहा मेरी करो शादी। अब मैं कंफ्यूज हो रहा यहाँ पे, रो क्यों रही भाई? नहीं करनी तो मना कर देती पहले। रो रही है ना। पहला ड्रामा ये वाला हुआ, अबे रोने लग गई। मेरा तो क्या रोल होगा वहां पर ना, भाई का तो प्लानिंग ये था मैं बारात में जाऊंगा भाई, मेरा कुल मिला के ये था कि मैं बारात में जाऊंगा। अब देखो इन्होंने एक एक कहानी यहाँ से आप कनेक्ट करना। तो यहाँ से फिर इस दुल्हन को डोली में बिठाया, डोली जिसको हम यहाँ कहते हैं डोली, नंदा देवी में उसको कहते हैं छंतोली, डोली का छंतोली कर देंगे, सेम दैट, नंदा को विदा करेंगे। अब यहाँ से इसकी जब डोली निकली तो ये हमारे घर से निकले। अब पूरे गांव के लोग नहीं आए थे हमारे घर पे, कुछ लोग यही थे, जैसे किसी का घर यहाँ पे रास्ते में जिनका घर है और ये जा रहा है रास्ता, तो इसकी डोली को घर से 3-4 जो चाचा भाई भूई लोग रहे ना बड़े, उन्होंने डोली उठा दी। और डोली उठाने के बाद इसको ले जाने, और ये इसका रोना स्टार्ट हो गया भाई इसके बाद। अब जैसे ही इसकी डोली यहाँ पे गई तो यहाँ पे जाते इस घर में जो भी महिलाएं होंगी, इसकी दोस्त हो कोई भी हो, ये लोग अपने घर में खड़े हो रखे हैं, और ये यहाँ से और रुला रहे उसको, जा बेटा जा, कोई बात नहीं। और ये भाई जी डोली से यहाँ से ये चाची मनी जाती ना, अजीब है भाई। चलते रहे तो फिर ये घर में सेम 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 चलते रहा। जितने गांव के लोग हैं अपने घर के बाहर खड़े हैं और वहीं से दुल्हन को विदा करें। नंदा को भी विदा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि जहां से आपने यात्रा शुरू करी और सीधा छोड़ो ससुराल, रास्ते में। और जो डोली वाले उनको पता है, वो गए जैसे इस घर में गए तो रुकेंगे भाई 1 सेकंड के लिए, यहाँ 1 रात के लिए रुकते हैं, यहाँ 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, ताकि मिलने दो। ऐसा नहीं कि भागो ना, ये लड़की से मिल रही, इसकी शादी हो जाएगी। तो ये लड़की ना सिर्फ मेरे घर की लड़की नहीं है, ये पहाड़ की मान्यता है, पूरे गाँव की लड़की है भाई। तो सब लोग इसको विदा कर रहे हैं, फिर चलते रहे। और फिर हमारे गांव में देखो यहाँ पर जैसे ये है लास्ट एक घर, स्कूल है यहाँ पर, प्राइमरी स्कूल, और बहुत भयंकर रो रही, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है यार, ये रो रही है मेरी सिस्टर। और इस स्कूल के बाद ना गांव खत्म, अब स्टार्ट है जंगल। जैसे ही, झूठ मत मानना, मां कसम से झूठ नहीं बोल रहा, स्कूल की बाउंड्री खत्म, जैसे ही जंगल शुरू हुआ चुप हो गई एकदम से।
तो मुझे एक सेकंड को लगा नाटक तो नहीं कर रही भाई ना, ऐसा कैसे, मतलब एकदम से कैसे कोई चुप हो जाएगा। अच्छा हमारे गांव में बोलते जंगल में भूत लगता, बोला चुप हो गई भाई झटके में, साइलेंट चला इसका मामला। यहां से कम 3 किलोमीटर पैदल चलना होता है, पैदल चल के आते हैं नीचे। अब यहाँ दूसरा गांव है, बी नंबर गांव, ये समझ गए ऐसा होता ना जे भाई। इस गांव में ये मैं तो जानता भी नहीं इस गांव वालों को ना, इसने स्कूलिंग करी, मतलब इसकी स्कूलिंग की कुछ दोस्त यहाँ थे। अब इसकी दोस्त थे, उस जमाने ऐसा नहीं था कि फ्रेंड की शादी है तो चल जाओ, मतलब वो वहीं थे। और जैसे ही गांव में, अब इस गांव में भी इसका स्टार्ट हो गया तो जैसे ही गांव स्टार्ट हुआ, इस गांव के लोग, पता नहीं मैं तो नहीं जानता हूं किसी को, लेकिन इस गांव के लोग भी घर के बाहर खड़े हैं और वो भी उस लड़की को वैसे ही विदा कर रहे हैं जैसे मेरे गांव वालों ने किया। इसका मतलब ये लड़की ना सिर्फ इस घर की लड़की नहीं, इस गांव की, इस पूरे क्षेत्र की लड़की मानी जाएगी। तो इसको विदा करते हैं, जैसे हमने विदा किया वैसे ही नंदा को हर 12 साल बाद विदा किया जाता है। एक एक चीज रिपीट जैसे जैसे हुआ, यहां से गए, छोटे छोटे स्थानों पर रुकना, इनको पड़ाव कह देते हैं, यहाँ पर चलते रहते हैं। और तुमको क्या मतलब इधर साइज, तुम भाई पे देखो ना, गुरजीत तू कहा था, गुरजीत सबसे आगे चला था, कैमरा वाला होता है एक फ्रंट में, तो कैमरा उस टाइम, आज जैसे कैमरा नहीं तो बैटरी वाले कैमरा चलते, मैंने कैमरे वाले का बैटरी उठाया, सबसे आगे चल रहा था। मेरा टारगेट था रोड पे पहुंचना। अब देखो, अब हम पहुंचे रोड पे, नीचे रोड पे। उस जमाने में जो शादियां होती थी, उन शादियों में वो नहीं होती थी गाड़ियां, हो भी जाती थी कभी कभी, गाड़ी नहीं थी, सड़कें इतनी थी नहीं। तो जो बारात आई थी दूल्हे वाले की तरफ से, पैदल ही आए थे, दूल्हा भाई साहब भी पूरा घोड़े पे बैठ के आया हुआ था, और यहां से फिर पैदल बारात जानी थी आगे। पर रोड है, मतलब रोड तो है, कम से कम इतना है कि रोड ही रोड चलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर जगह पर कुछ चीजें डिसाइड होती है। गांव से तो सारे लोग आते हैं, जो गांव के लोग ना सब चल रहे हैं, चाची ताई सब लोग यहां तक आए बारात के साथ। अब यहां से ये डिसाइड होगा कि कौन कौन बारात में जाएगा। ऐसा एक जगह आएगा, नंदा देवी की रात जात में भी एक ऐसा जगह आएगा जहां से ये डिसाइड होगा कि फालतू भीड़ भड़ा कर निकलो भाई घर, सबके सब। तुम्हारे एक ताऊ है, वो खतरनाक अमरीश पुरी है पूरा, उसका ड्यूटी है ये देखना कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो दुल्हन के साथ ना उसने ये डिसाइड किया, कुल मिला के 5 लोग जाएंगे भाई। 4 जो कंधा उठा रहे हैं, दुल्हन को उठा के ले जा रहा है डोली, यहां से बारात को जा रहा था लगभग 32 किलोमीटर दूर, और वो भी पैदल। अब पूरे रास्ते दुल्हन को आप नीचे नहीं रखोगे, उठा के चलोगे। तो 5 लोग है, मतलब 4 लोग, जैसे कोई थकेगा तो एक रिपीट करने के लिए, मैं थक गया थोड़ा देर तू पकड़। तो 5 लड़के डिसाइड हुए कि आप 5 जाओगे। मेरे को पूरा भरोसा था कि मेरा नंबर आएगा 5 में, भाई है ना भाई छोटा बुल्ला, तो मुझे लगा कि मेरा नंबर आएगा। फिर उसके बाद हमको सबको भगा दिया, जितने भीड़ भड़ा, चलो निकलो तुम यहाँ से, सबके साथ। अच्छा गांव में मेरे जैसी स्थिति मेरी और सिस्टरों की भी थी, वो भी बिल्कुल नया नया कपड़ा पहन के, उनको लगा हम भी जाएंगे, उनको लग रहा था कि हम भी जाएंगे। अब होता है, मतलब जब आप शादी में दुल्हन विदा करते हैं ना, तो दुल्हन के साथ उसकी फ्रेंड व्रेंड चल जाओ, क्योंकि वहां रिसेप्शन, तब रिसेप्शन नहीं होता। तो मेरे गांव से 5 लोग गए, ये यहां से निकले, दूल्हे के घर पे दुल्हन को छोड़ा, और वो पुराना कॉन्सेप्ट की दुल्हन के घर पानी भी नहीं पीना, और रात ही वापिस आ गए रात ही। तो इसलिए ऐसे 5 लोगों को भेजा जाएगा ना जो रात ही पैदल भी वापिस आ जाए। तो मुझे क्या पता, मैं तो सपने देख रहा था ना कि मैं भी चले जाऊंगा वहां। तो इन्होंने हम सबको यहाँ से भगा दिया। तो जब नंदा देवी की रात जात होगी ना, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक एक जगह पड़ेगी बाण गांव, वहां तक जिसको जाना है जाओ ना, जैसे हम लोग जा रहे थे। बाण गांव के बाद पहाड़ी रास्ता है, दुर्गम रास्ता है। तो अब नंदा देवी की रात जात में सिर्फ वही लोग जाते हैं जो पुरुष है, और उठा के चल जाएगा, जंगलों के रास्ते से नंदा देवी जाती है, फिर जाकर के उसका फाइनल डेस्टिनेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, पूरी कहानी सुन लो, बस हमको इसको अप्लाई करना है यहाँ पर। जैसे हमने अपनी दीदी को विदा किया, ठीक उसी प्रकार से हर 12 साल बाद नंदा देवी को उसके ससुराल से मायके विदा किया जाता है। तो मुझे अब बुरा लगा जब ये लोग गए, जब मैं नहीं गया तो मुझे बुरा लगा। फिर ये यहाँ गए, रात भर भाई माँ कसम मैं सोया नहीं, मुझे बहुत याद आई अपनी दीदी की यार, मैं उसके साथ ही रहता था। मैं बोला ये चली गई ना, और ये अगले दिन फिर आ गई वापिस। इससे पहले कि मुझे क्या पता था ना, ये अगले दिन दूल्हे के साथ फिर आ गई। मैं बोला तू अभी क्यों आई? तो उसने कहा यही तो होता है, मतलब दोबारा आना पड़ता है, इसको दुड़ोज कहते हैं, दुड़ोज पहाड़ों में कहते हैं दुड़ोज, मतलब एक रास्ते को दोहरा देना। तो ये फिर आ गई। तो मैं बोला आज ही आ गई, तो रो क्यों रही थी फिर कल ना, जब आज आना ही था तो इतना क्यों रो रही थी? तो उसने कहा मतलब है ये प्रोसेस है ऐसा ही। तो मैं बोला सुन इस बार लेके चलेगी मेरे को अपने साथ? उसने कहा देख हमारे पे कुछ नहीं है, जो कुछ है ये रिवाज विवाज है। तो अगले दिन फिर वो फिर वापिस चले जाते हैं। तो फिर वापिस गए, और फिर वापिस जा फिर रोई, फिर रो रही है। तो मुझे लगा इस बार परमानेंट जा रही होगी, तो इसलिए रो रही होगी। ये 1 हफ्ते बाद फिर आ गई, 1 हफ्ते रुकी वहां, 1 हफ्ते बाद फिर आ गई। इसका अलग है सिस्टम, रो क्यों रही फिर जब हफ्ते हफ्ते में इधर आ जा रही है? लेकिन 1 हफ्ते बाद जब ये फिर आई ना, तो इसके साथ इसके हस्बैंड भी आ गए, जीजा जी भी आ गए। जीजा जी आए, इसको छोड़े खुद जॉब पे चले गए, इसको यहीं छोड़ दिया। अब ये कुछ दिन यहाँ पर रुकी, मेरे ख्याल 7, 8, 11 जो भी नियम होता हुआ, कुछ दिन यहाँ रुकी। और इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अब ये फिर जाएगी,
और अब घर वालों ने मुझे, जो मेरे ख्याल से मैं 4-5 साल का भी नहीं रहूंगा, तब मेरे घर वालों ने कहा, क्योंकि सब लोग जा चुके थे अपने अपने काम पे, तू जा इसको छोड़ने। मैं बोला कैसे छोड़ने, मतलब ना, तो उन्होंने कहा छोड़ने, अकेले नहीं भेजते दुल्हन को भाई, कोई जाएगा घर से, और घर में कोई आदमी था नहीं, और मेरे को जाके भेज दिया। मैं 5-6 साल का मुश्किल से रहूंगा, और 5-6 साल के लड़के को भेजा गया छोड़ने। तो मैं बोला दीदी ये बता, पूरे रास्ते में यही पूछा था, मैं क्यों जा रहा हूँ तेरे साथ, सारा सामान तूने उठा रखा, मुझे रास्ते में थक लग रही तो मेरे को भी वही उठा रही, मैं क्यों जा रहा हूँ। तो उसने कहा ऐसा होता है ना ससुराल में ना, मेरे ससुराल वाले कहेंगे कि तेरे मायके से कौन आया है तुझे छोड़ने के लिए, है ना, किसी ना किसी को जाना पड़ेगा। तो फिर मैं कहा ठीक है, गाड़ी में तुम्हारे भाई को उल्टी पे उल्टी हो रही है, वो भी उसी की जिम्मेदारी। मतलब घर वालों ने मुझे किस उद्देश्य से भेजा था, सिक्योरिटी गार्ड ना, और वहां सिक्योरिटी की जरूरत तो मेरे को पड़ी। फिर ये पहुंच गए ससुराल में, एक एक चीज हम नंदा देवी में फॉलो करेंगे। और जब ये ससुराल, और वहां ससुराल में मेरी सिस्टर का एक ससुर था, मैं एक ही बार गया हूं अपनी सिस्टर के उधर ससुराल में, और जैसे उसके ससुराल में गए, अब वो पाड़ा पूछ रहा वहां मेरे से, पाड़ा, वहां जैसे ही गए, उसने कहा इधर आओ, कौन सी क्लास में पढ़ता है, मैंने बोला 1-2 में जो रहा हूंगा। तो फिर मेरे को कह रहा 17 का पाड़ा सुना, 12। मैं बोला यार पाड़ा सुनाने थोड़ी, वो आता भी नहीं था ना मुझे, बहुत बेकार लगा। मैंने कहा यार एक बार निकल जाओ, दोबारा ना आओ इधर। तो पहली बार जब उसको छोड़ा ना, शादी के बाद, शादी खत्म हो गई तो हम देखो घर तक छोड़ने गए, फिर वो उसके बाद बहुत लेट आई, 1 साल तक नहीं आते थे पहले दुल्हन, चैत का महीना लगा तो फिर आ गई। फिर जब अगली बार आई ना, तो अगली बार इन्होंने फिर कहा मुझे तू छोड़ने जा, मतलब पहाड़ा सुना था ना, मैं बोला मैं नहीं जा रहा भाई। अब क्या हुआ ना, अगली बार से पहले हम जब वो आती थी मायके, तब उसे छोड़ने जाते थे सीधा ससुराल। अब क्या हुआ, जब वो 2-3 बार आ गई तो अब नियम ये बना कि हम उसे छोड़ने जाते थे, देखो यहां से और सीधा रोड तक, बस रोड में उसे गाड़ी पे बैठाते, छोड़ने नहीं जाते। वो क्यों भाई, नंदा देवी के साथ भी सेम ही होगा, 12 साल बाद जो यात्रा होगी उसमें तो आप घर तक छोड़ने जाओगे, लेकिन हर साल, क्योंकि इसका तो अब तो इसका लगा है आते रह रही ना, तो बार बार कौन जाएगा घर छोड़ने, तो अब हम धीरे धीरे यहां तक जाते थे, यहां तक। तो नंदा देवी की एक यात्रा होती है जब आप सीधा होमकुंड जाओगे छोड़ने 12 साल बाद, और एक नंदा देवी की यात्रा हर साल होती है, प्रतिवर्ष, उसे नंदा की छोटी जात कहते हैं। उसमें नंदा देवी को होमकुंड तक नहीं जाएंगे, नंदा हर साल अपनी मायके आएगी तो उसे ससुराल विदा करना पड़ेगा। तो ससुराल विदा करने की एक यात्रा तो वो है जो 12 साल बाद होती है, उसे बोलते हैं राज जात, जिसमें घर तक जाओगे, और एक वो की यहां तक, फिर ये आती रहेगी। तो देखो अब हमने 1-2 साल बाद हम इसे यहाँ छोड़ने जाते थे, इसका बैग भी उठा के ले जाना पड़ता था। फिर धीरे धीरे हमने ये किया कि गांव का वो जो स्कूल है यहाँ तक बस, इससे आगे नहीं। धीरे धीरे होता ना नियम, धीरे धीरे ये हुआ नियम की बस यहाँ तक। आज उसकी शादी को 20-22 साल हो गए, तो आज नहीं जाते उसको छोड़ने, वो घर में आती, वो कहती मैं जा रही, जा, फिर मैं तो बिस्तर से भी नहीं उठता अब ना, मैं जा रही, जा, फिर क्या दिक्कत है, फिर आती रहती, तेरा क्या है, तो अभी अब तो यही आ गई, अब तो देहरादून ही आ गई, तो एक दिन में कम से कम 20 बार तो आ ही रही, कितनी बार जाएंगे छोड़ने ना, तो अब नहीं ऐसे छोड़ने, मैं जा रही, जा भाई, अब तुम हाथ जोड़ोगी, जा तू भाई, सच में जा ना तू। तो कुछ समय के बाद आप वहां नहीं जाओगे जहां तक नंदा देवी की राज जात चलती। इस पूरी कहानी को इस कहानी पे इंप्लीमेंट कर दो, बस कुछ टेक्निकल वर्ड हमें यूज करने, अब पूरी राज जात कंप्लीट हो जाएगी। नंदा देवी राज जात कहां से शुरू होगी, जैसे ये शादी हमारे गांव से शुरू हुई ना, हमारे घर से शुरू हुई, तो वैसे ही नंदा देवी की जो राज जात है वो चमोली जिले के अंदर एक गांव है, उसका नाम है नौटी गांव। तो इस नौटी गांव से, चमोली के नौटी नाम के गांव से यात्रा स्टार्ट होती है। ठीक है, नंदा देवी राज जात की शुरुआती बिंदु कहां है, तो शुरुआती बिंदु है नौटी गांव। चलो पूरी राज जात बना दो, इसमें अच्छे से बना दोगे आप। नौटी गांव चमोली जिले के अंदर नौटी नाम का गांव है, यहां से यात्रा शुरू होगी। कैसे चलेगी यात्रा, कि भाई ये यात्रा शुरू किसने कराई, इसको राज जात क्यों कहते हैं, तो कहते हैं कि ये राजाओं के द्वारा शुरू किया गया। तो चमोली जिले के अंदर एक गांव है, उसका नाम है कांसुआ गांव। कांसुआ गांव के जो राजा थे उन्होंने ये यात्रा शुरू करवाई थी। अब कांसुआ गांव के राजा तो रहे नहीं, पर उन राजाओं के वंशज है, यानी कांसुआ गांव के जो राजकुंवर है, जो उन्हीं राजा की फैमिली से संबंधित लोग हैं, उनमें आप क्या करोगे, देखो यहाँ नौटी गांव से यात्रा शुरू हो रही है, तो सबसे आगे, सबसे फ्रंट में ऐसा करके एक छत्र बनाया जाता है। अब मेरे को थोड़ा कला कम आती मेरे को, ऐसे एक छत्र बनाया जाएगा, छत्र, इसको छतोली कहते हैं, छतोली। तो नंदा देवी की सबसे पहले एक छतोली या डोली तैयार की जाती है। इस छतोली को उठाएगा कांसुआ गांव का राजकुंवर। जो कांसुआ गांव है उसके जो राजकुंवर है, राजकुंवर मतलब जो राजकुमार, अब वो राजा की तरह नहीं रहते, हमारी तुम्हारी तरह है, पर वो उस फैमिली से संबंधित है ना। तो सबसे आगे ए भाई चलेगा कांसुआ गांव का राजकुमार। इस कांसुआ गांव के राजकुमार के ठीक आगे एक भेड़ जिसके 4 सींग होते हैं, तो उसको बोलते हैं चौसिंग्या।
चौसिंग्या मतलब एक ऐसा खाडू, सुना है नाम खाडू? खाडू बोलते हैं भेड़ को। तो एक ऐसी भेड़ ढूंढी जाती है जिसके 4 सींग हो, तब उसको बोलते हैं चौसिंग्या खाडू, या इसको मेंढ भी कहते हैं। मेंढ भी भेड़ को ही कहा जाता है। तो सबसे आगे ये चौसिंग्या खाडू चले, इसके पीछे कांसवा गांव के राजकुमार, नंदा देवी की डोली, और अब पीछे से सारे लोग, जितने लोग हैं, चलो जी नंदा को विदा करेंगे। तो कहां से स्टार्ट हुए? नौटी गांव से। तब आप नौटी गांव से चलोगे। नौटी गांव से चलने के बाद एक कोई पर्टिकुलर स्टेशन आएगा जहां आपको रुकना पड़ेगा, है ना? तो आगे चलते हैं, तो एक जगह डिसाइड होती है। एक ही दिन में नहीं आप यात्रा पूरी कर दोगे, क्योंकि ये तो नौटी गांव वाले तो मिल गए नंदा से, पर नौटी के बाद के जो गांव वाले, उन्हें नंदा से वेट करनी हो तो क्या करेंगे? नौटी गांव से चलेंगे, एक जगह स्पेसिफिक डिसाइड होगी जहां पर रात को यात्रा रोक दी जाएगी। आज रात में यहीं रहेंगे, उसे पड़ाव कहते हैं, पड़ाव। तो यहां से चलते हैं तो इड़ा बधानी एक जगह आएगी, तो इड़ा बधानी में आज रात रुकेंगे, खूब भजन कीर्तन, नंदा को विदा करेंगे। वहां से चलेंगे तो अगला पड़ाव, अगले से 18-19 पड़ाव से होकर के नंदा देवी की यात्रा जाती है। तो कहां से शुरू हुई? चलो अगले पॉइंट में बस यही बातें लिख रहा हूं। नौटी गांव से निकलती नंदा देवी का राजजात। नंदा देवी राजजात का प्रतिनिधित्व, इसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? सबसे आगे कौन चलता है? तो कांसवा गांव के राजकुमार। कांसवा गांव के जो राजकुमार है वो नंदा देवी राजजात का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, नंदा देवी राजजात का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलो ये निकल गई आपकी यात्रा। कांसवा गांव के जो राजकुमार है वो नंदा देवी राजजात का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुनो, ये कहते हैं कि कांसवा गांव के राजा सालीपाल ने इस यात्रा को शुरू करवाया था। सालीपाल नाम के राजा के द्वारा, कांसवा गांव का एक राजा था जिसका नाम था सालीपाल, और ये मान्यता है कि कांसवा गांव के राजा सालीपाल ने नंदा देवी की राजजात को प्रारंभ करवाया था। नंदा देवी की राजजात को कांसवा गांव के राजकुमार राजा सालीपाल ने प्रारंभ करवाया था। अब देखो, चलो यहां से स्टार्ट करो। नंदा देवी राजजात का प्रथम पड़ाव, पहला पड़ाव जो है, इसका नाम है ईड़ा बधानी। चमोली के अंदर ईड़ा बधानी नाम की जो जगह है, ये वो पहली जगह है जहां पर यात्रा रात्रि विश्राम करेगी। तो नंदा देवी राजजात का प्रथम पड़ाव किसे माना जाता है? ईड़ा बधानी, ईड़ा बधानी। अब एक और मान्यता है, देखो क्या होता है कि सिर्फ गढ़वाल वालों की बेटी थोड़ी ही नंदा है, बागेश्वर वाले भी तो मानते हैं कि नंदा हमारी बेटी है। तो जब नंदा को विदा करते हैं ना, तो देखो एक यात्रा यहां से चलती है नौठी गांव से, इस तरीके से। तो जब नंदा देवी की राजजात होती है तो एक डोली यहां से आती है गढ़वाल की तरफ से, और एक डोली आती है बागेश्वर में कुरुड़ से। ये एक डोली यहां से आती है, एक डोली यहां से आती है। इस जगह पर ये दोनों डोलियां मिल जाती है और फिर एक ही डोली आगे बढ़ती है। तो गढ़वाल की तरफ से आने वाली जो यात्रा है और कुमाऊं की तरफ से आने वाली जो यात्रा है, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है नंद केसरी। अगला पॉइंट आप लिखने, छोटे छोटे पॉइंट है, आर्ट एंड कल्चर में पूछे जाते हैं। नंद केसरी, गढ़वाल तथा कुमाऊं की डोलियों का मिलन बिंदु, नंद केसरी। प्रथम पड़ाव ईड़ा बधानी, प्रथम पड़ाव नंदा देवी राजजात का प्रथम पड़ाव ईड़ा बधानी। और गढ़वाल तथा कुमाऊं की डोलियों का मिलन कहां पर होता है? तो गढ़वाल और कुमाऊं की डोलियों का मिलन वो नंद केसरी में होता है। प्रथम पड़ाव ईड़ा बधानी है, और उसके बाद अगला पड़ाव नंद केसरी। ठीक है, नंद केसरी इसका अगला पड़ाव, अगला नहीं, सॉरी अगला पड़ाव नहीं, हाँ मीटिंग पॉइंट। ये तो आगे चलेगी ईड़ा बधानी से लेकर के घाट नंद प्रयाग होते हुए जब नंद केसरी पहुंचेंगे, तो नंद केसरी इसका मिलन बिंदु है। गढ़वाल की डोलियों का मिलन कुमाऊं की डोलियों से कहां पर होता है? फिर अलग अलग स्थानों से, अलग अलग, जैसे एक रात यहाँ रुके, एक रात वहां रुके, ऐसा 18-19 पड़ाव है। फिर ये यात्रा आगे पहुंचती है। अच्छा, जब बारात गई थी, सच में शिव की जब बारात गई थी, तब की एक कहानी बोलते हैं कि जैसे आप, जैसे तुम लड़का लोग, तुम गए हो कभी दुल्हन को विदा करने पहाड़ों में? शहरों में नहीं, शहरों में नहीं। परसों मेरे जिस दोस्त का शादी हुआ, तो उसकी शादी में जो लड़की थी, लड़की मतलब उसकी जो दुल्हन थी, दुल्हन की टीम से दुल्हन को छोड़ने कोई भी नहीं आया। ए बाई बन, उसने बोला ओके बाई, ठीक है, और बैठी कार में और चले गए। अब लड़के के घर वाले थोड़ा रिचुअल्स पुरानी परंपरा वाले थे, तो लड़के के घर वालों ने कुछ, पता नहीं कोई प्रथा थी जिस प्रथा को फॉलो करना था, तो उन्होंने कहा लड़की का भाई आगे आ जाए। पंडित जी ने कहा वहां। लड़की ने कहा भाई का, यहाँ तो बहन भी नहीं आई साथ में, हो गया वही निपट गए सब, भाई हो गया वहां पे। तो उन्होंने कहा लड़की का भाई कहां से लाए? लड़की का भाई तो मेरे को बनाया वहां भाई, ये है वह लड़की का भाई। तो मैं बोला चल ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, मैंने कहा मैं ही हूं। और फिर उन्होंने कहा 1100 रुपये दे, बोला गए था नहीं। और बना भाई, वो कुछ होता है मतलब जहां पर वो गेट के अंदर एंट्री करते हैं, तो उन्होंने कहा लड़की का भाई भाई उनकी टीम से कौन आया है? कोई था नहीं। तो मेरे दोस्त ने कहा तू ही बन जा। मैं बन गया। बहुत महंगी पड़ी शादी भाई, माँ कसम इतनी महंगी ना।
मैंने कहा ठीक है महू जी, उसके घर वाले थोड़ी जानते होंगे लड़के के घर वाले। उसने कहा अच्छा आप हो? फिर पंडित जी ने कहा लाओ 1100, और वहां 2-4 लड़कियां, वो 1100 नहीं 2100 दे बल। अबे कौन भाई, किसकी बहन भाई, एक रात के लिए आया था वो, तुम गाड़ी ले गए, मेरी गाड़ी के चक्कर में आया हूँ मैं, वहां गया हूँ अपनी गाड़ी वापस लाने की, मेरे को शादी से क्या मतलब, हो गई कल रात शादी। और वो पड़े तो 1100 रुपए। फिर वो अंदर गए, फिर अंदर जाके फिर आया एक शब्द, एक बार फिर आया दुल्हन के साथ। मैंने कहा भाई जी मजा आ रहा है यहाँ से ना, पता चला यहाँ लूट दिया तुमने। तो ऐसा चलता है ना कि जब दुल्हन को विदा करने जाते पुराने टाइम पे, जब आप दुल्हन को विदा करने जाए तो भाइयों का बड़ा महत्व होता था पहले के टाइम, क्योंकि वो डोली लेकर के जाते थे। अब आप डोली लेकर के जब जा रहे हैं ना, तो रास्ते भर में दुल्हन का ख्याल रखना पड़ता है, और उस घर जाके नए घर, और पहले की शादियां ऐसे नहीं है, पहले के समय प्रेम विवाह नहीं होते थे, तो पहले तो घर वाले शादी तय कर लेते। मतलब शादी वो पहला दिन है जब आप लड़के से मिल रहे हैं पहली बार। और शादी में भी परंपरा है, लड़का और लड़की की घूंघट प्रथा गढ़वाल में प्रचलित है, लड़का भी घूंघट रखता, अब तो नहीं रखते। सहरे के आगे लटकन होती थी, हाँ वो लटकन रखनी पड़ती थी पहले, ऐसा झालर रहता है आगे, तो वो झालर हटाते नहीं। कब हटाते हैं? तो जब दूल्हा आएगा। आज भी पहाड़ में अगर पंडित जी वगैरह ठीक ठाक तरीके से शादी करा रहे ना, तो पहाड़ के दूल्हा जिस समय गेट एंट्री करते तब लटका देते हैं उसको, बोलते ऐसा नीचे रखो इसको। और दुल्हन भी घूंघट डाल के आती, पूरा मुकुट पहन के घूंघट डाल के। फिर इनका शादी होता है। शादी होता है तो जब फेरे हो जाए पूरे, तो फेरों के बीच में फिर दूल्हा, वो लटका है ये लटकन पुराने में ना, उसका भी घूंघट लगा है। फिर वो एक दूसरे का मांग भरते हैं, मांग भरते समय बीच में से पर्दा डाल देते हैं, फिर सब मांग भरते हैं। फिर पंडित जी कहता है जब फेरे हो गए और मांग हो गई, चलो पर्दा हटा, फिर वो पर्दा हटेगा, चलो अब घूंघट हटाओ, अब देखो एक दूसरे, अब क्या देखो, तो जब हो गया पूरा अब देखो भला, तो भाई अब क्या देखना, तो शादी वैसे भी हो गई ना। तो ऐसे पुराने जमाने में परंपरा, तो भाइयों का बड़ा रोल होता है, क्योंकि भाई जो है ना दुल्हन को उस घर में थोड़ा सहज करने का काम करते हैं। तो जब नंदा देवी की शादी हुई, नंदा देवी का जब विवाह हुआ, तो कहते हैं नंदा देवी के विवाह के समय जब ये यात्रा चल रही थी ना, तो एक स्टेशन आया, शायद सुनना जरा बात को, एक जगह पड़ी जिसको बोलते हैं वाण गांव। ये चमोली में एक गांव का नाम है, इसका नाम है वाण गांव। तो वाण गांव में ना ऐसा कहते हैं जब विवाह सच में हुआ था, तो उस समय नंदा देवी की डोली को नीचे रखा गया। और नीचे रखा गया क्योंकि यहां से अब नंदा देवी का ससुराल पक्ष स्टार्ट होता है। तो जब नंदा देवी को वहां पर उतारा गया, तो डोली से बाहर आई और मिली अपने भाइयों से। तो उसने कहा हाँ ठीक ठाक है, मतलब थक तो नहीं लग रही तुम्हें, से बातचीत करी। तो आए थे बोले 5 भाई, और वहां पर दिख रहे थे 4। तो उसने कहा 5वां कहां गया? तो उन्होंने कहा 5वां, फिर ढूंढा नंदा देवी ने, वो 5वां कहां गया? तो 5वां जो आया वो शराब के नशे में आया वहां से, जो नंदा देवी का 5वां भाई था ना। और वो भाई कभी लग रहा झटका इधर कभी इधर, तो नंदा को गुस्सा आया। उसने कहा ओए कहा मेरे ससुरा दारू पी ली तूने? तो उसने कहा दीदी दारू नहीं पी यार, वो एक भैया मिले थे, उसने बोला कोल्ड ड्रिंक है, और कोल्ड ड्रिंक बोल के दिया, और वो तो दारू निकल गया। तो उसने कहा तेरे इतना, ऐसा ही था उसका एक भाई, नंदा का एक भाई लाटा था। लाटा, लाटा समझते? शरीफ मतलब लाटू देवता कहते उसे, लाटू देवता है वो। नंदा का भाई है ना, तो उसका नाम क्या था? लेकिन लाटू ने बोले नंदा को विदा करते समय शराब पी ली। जब उसने शराब पी ली तो नंदा को फिर गुस्सा आया। तो नंदा ने दारू पी ली तूने? तो उसने लाटू है ना, उसने कहा मैं कौन पी, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, वो तो गलती से हो गया मतलब। तो फिर नंदा देवी ने उसे श्राप दिया, तू नहीं जाएगा बारात में, तो यहीं रहेगा। और बाण गांव में ही। उसने कहा दीदी सॉरी, उसने कहा कोई सॉरी नहीं। तो लाटू यहीं कैद हो गया। लाटू का मंदिर है बाण गांव के अंदर, लाटू देवता का मंदिर, तो वो भाई ना वहीं कैद रहता है। 12 साल बाद जब नंदा देवी की रात जात होती है ना, 12 साल बाद जब नंदा देवी की यात्रा यहाँ पहुंचती, तो दरवाजा खुलता है इसका। 12 साल तक कैद होता है, इसलिए तब तुम जाओ तो दारू मत पीना हो, हाँ नहीं तो दीदी शराब भी दे देगी। तो ऐसा दरवाजा बंद कर दिया, तो नाचता भाई फिर उस दिन ना, एक दिन जब कपाट खुलते लाटू देवता के, तो नाचेगा ना बहन से मिलने के लिए। और फिर पूरी यात्रा खत्म होगी वाण गांव में, और वाण गांव से चल लाटू को पैक करो, पैक हो जाएगा ना। तो उसने शराब पिया तो वो आगे नहीं कैरी करता है। तो अगला पॉइंट आप लिखना, नंद केसरी के बाद वाण गांव। वाण गांव में लाटू देवता का मंदिर स्थित, वाण गांव में लाटू देवता मंदिर स्थित है। नंदा देवी के भाई का नाम है लाटू देवता, और वाण गांव में उनका मंदिर स्थित है। चलो फिर आगे कल ले जाएंगे बारात है, यहीं तक रखो आज।